अपने गांव के बारे में बात करते हैं तो अपने रूट के बारे में बात करते हैं। भारत राष्ट्र भी था और साथ ही साथ गुप्ता काल जो है, भारत को अपने इतिहास की जानकारी ही नहीं है, इनको इतिहास लेखन आता ही नहीं था। कहानी जो है अपने आप नहीं आती है। तो 97% जिस सभ्यता सबके बारे में हमें पता ही नहीं है। लोक भाषा प्राकृत और पाली में भी लिखा जाने लगा। वहाँ निकालेगा उसके गले में डालेगा, जो इनविजिबल है राजनीतिक रूप से, उनके कुछ इतिहास ही नहीं था। सब अल्टर्न स्कूल जी, क्यों? ये दोनों का दो तरफ से प्रभाव जा रहा है। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है। यह सच है कि इतिहास बदलता नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इतिहास को देखने का दृष्टिकोण और उसके लिए जो यूज किया जाता है सामग्री, जो साक्ष्य, उसको में बदलाव संभव है। और इसीलिए जो इतिहास लेखन एक समस्या बन जाती है। और इससे भी बड़ी समस्या यह होती है कि हमेशा शासक वर्ग इतिहास को अपने हिसाब से दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव निगेटिव इंप्रेशन भी पड़ते हैं। जैसे जब अंग्रेजों का शासन था तो पहला चैप्टर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वह था भारत में ब्रिटिश राज से लाभ। और यही इतिहास लेखन की समस्या है और बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। और सबसे ये समस्या गंभीर तब हो जाती है जो इतिहास का प्रतिशोध लेने, इतिहास का बदला लेने जैसे जो फ्रेज गढ़े जाने लगते हैं। हालांकि इसका हमेशा निगेटिव इंप्रेशन ही नहीं पड़ता, कुछ पॉजिटिव भी होता है। यूरोप का पुनर्जागरण में उसके ऐतिहासिक गौरव का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। आज इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव वर्मा जी। प्रोफेसर वर्मा की जो खासियत है वो ये है कि उनकी लेखनी केवल इतिहास ही नहीं बल्कि कल्चर, आर्ट और समाजशास्त्र सभी विषयों पर चलती है। वो हिंदी, मैथिली और इंग्लिश तीनों भाषाओं में ही लिखते हैं और उनकी कई किताबें और जो काफी प्रसिद्ध है इतिहास लेखन पर उनकी किताब है फ्यूडल सोशल फॉर्मेशन अंडर द कल्चुरीज ऑफ त्रिपुरी, रिलीजन इन सोसाइटी, भक्ति मूवमेंट इन तमिल काम अलवार एंड नैनार्ड्स, इन परस्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज आदि इनके द्वारा इतिहास पर लिखी गई प्रमुख किताबें हैं। इन्होंने कई किताबों में कुछ चैप्टर्स भी लिखे हैं, जैसे चाइना मूवमेंट पर जो 4 मई आंदोलन, उस पर इन्होंने चैप्टर लिखा है। द ओशियन ऑफ बुद्धिज्म विजडम नामक किताब में भी कुछ चैप्टर लिखे हैं। इनके इतिहास के संबंधित कई जो इंटरनेशनल प्रतिष्ठित जर्नल्स हैं उनमें आपके लेख आते रहते हैं। आपको साहित्य का स्नेह है वो विरासत में मिला है। आपकी माताजी भी बहुत प्रतिष्ठित लेखिका हैं। मैं और ज्यादा सर से ही जानने की कोशिश करूंगी। नमस्कार सर, आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते बबीता जी। नमस्ते नमस्ते। आपकी नवीनतम रचना, मैं आपके इतिहास लेखन पे भी आऊंगी, लेकिन आपकी नवीनतम रचना फ्रॉम विलेज टू ग्लोब, ये मैथिली में ओरिजिनली लिखी गई है, गाम सा ग्लोब धरे जी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक लग रहा है इसमें। बबीता जी, जहाँ गाम से ग्लोब धैर्य है वो बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथ ही है। और जैसा आपने अभी बताया इतिहास के बारे में, तो जब हम गांव के बारे में बात करते हैं, अपने गांव के बारे में बात करते हैं तो अपने रूट के बारे में बात करते हैं। और जब हम ग्लोब के बारे में बात करते हैं तो उस रूट के विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो गांव से ग्लोब धैर्य, वहाँ तक आपकी संस्कृति का, आपके इतिहास का और साथ ही साथ किस तरह से विस्तार हुआ, उसका विकास हुआ, ये सारे संदर्भ उसमें हैं। और सबसे बड़ी बात है उसमें एक चीज़ जो देखने को मिलेगी, अगर गांव में आपके पास कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, भैरव भैरवी, तो ग्लोब में आप जब वहाँ पर जाती है, ग्लोब को तो हम लोग चूँकि मैंने पूरा यूरोप भ्रमण किया हुआ है, दक्षिण पूर्व एशिया भ्रमण किया हुआ है, अमेरिका भ्रमण किया हुआ है, तो ग्लोब के कारण आपको काफ़ी अंतर्दृष्टि आपकी बढ़ जाती है, तो लेखन उसी तरह से व्यापक हो जाता है। तो मैंने इस गाम सा ग्लोब धैर्य में ये सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, जिससे कि अगर कोई उसको पढ़ता है तो उसको देख सकता है, गांव की संस्कृति के बारे में भी उस जुड़ाव को महसूस कर सकता है और साथ ही साथ उसके मन में उत्कट इच्छा हो सकती है जो वो एक तरह से ग्लोब में भ्रमण कर सके, ग्लोब को देख सके और दोनों संस्कृतियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर सके। सर, आपकी एक और किताब है जो काफ़ी फेमस रही, ये भी शायद सोशल इश्यूज पे ही है, भगजोगनी, मैथिली भाषा में लिखा है, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, ये वैसे तो मैं
चूँकि माता जी हमेशा लिखती रही हैं, मैथिली में भी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो चूँकि मैं सबसे बड़ा पुत्र हूँ उनका, और हम दोनों के बीच उम्र का अंतराल भी बहुत ज़्यादा नहीं है उस तरह से, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं ऐसे ही समझ जाता हूँ। तो भगजोगिनी वो हमेशा चाहती थी जो मैं मैथिली में कुछ लिखूँ, तो मेरी कुछ-कुछ कविताएँ, कुछ-कुछ रचनाएँ आती रहती थी। लेकिन मैंने भी कभी कोशिश नहीं की जो कोई किताब को मैं इस तरह से मैथिली में लिखूँ। तो एक बार क्या हुआ था, ये आपको 1999 की बात है। 1999 या 2001 के बाद की बात है। माँ की एक किताब आई थी, शायद 2004 में नागफांस आई थी। नागफांस ये आधारित थी, मतलब पिताजी की मृत्यु हुई थी, माँ इंग्लैंड गई थी और फिर उन्होंने नागफांस लिखा। नागफांस एक स्त्री की कहानी है, उसके सशक्तिकरण की कहानी है और किस तरह से वह भारत से, भारतीय संस्कृति, मैथिल संस्कृति से लेकर के आपको ब्रिटिश संस्कृति, वहाँ तक चीज़ों को देखती है और उन सब का मिश्रण था उसमें। तो मैं जब 2004 के बाद इंग्लैंड गया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा जो भाई हम लोग नागफांस तो पता चला है जो मैथिल संस्कृति, भारतीय संस्कृति है और दूसरी तरफ आपका अंग्रेजी संस्कृति है, ब्रिटिश संस्कृति है। तो अगर ये मैथिली में है माँ की किताब नागफांस, अगर आप इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर मेरी पत्नी जो कि प्रोफेसर जया वर्मा, यहीं पे दिल्ली विश्वविद्यालय में ही इतिहास में भी प्रोफेसर है, तो उनको मैंने कहा जो आप थोड़ी बहुत मदद करना और मैं ये काम करूँगा, क्योंकि उनकी भाषा भोजपुरी और मेरी मैथिली, लेकिन भाषाएँ भोजपुरी और मैथिली अलग होते हुए उसमें बहुत सारी बातें जो है ना वो चीज़ें कॉमन थी, समान थी और अंग्रेजी की बात थी। तो अनुवाद आप जानते हैं बबीता जी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि माँ के मैं हर एक भाव को, भाव भंगिमा को समझता था और एक-एक चीज़ों को मैं समझता था। वो अगर कोई बातें कहती थी वो भी समझता था, जो नहीं कहती थी वो भी मैं समझ जाता था। तो अनुवाद में इस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की और हमने 2017 में नागफांस का अनुवाद किया। और एक चीज़ तो मैं बता दूं, शायद सरस्वती की यही इच्छा थी जो आप ये अनुवाद करो, और उस अनुवाद ने मुझे मतलब उसमें जो नायिका है धरा है, वो उसकी तो सशक्तिकरण की बात है, लेकिन उस अनुवाद ने मुझे मैथिली भाषा में सशक्त कर दिया। यानी मुझे लग गया जो अब मैं लिख सकता हूँ, और उसके बाद ही भगजोगिनी, जुगनू, जुगनू, एकदम जुगनू। सर इतिहास, संस्कृति, कला तीनों पर ही आपकी पकड़ है और संस्कृति भी जैसे आपने कहा कि मैथिली, भोजपुरी, नेशनल, इंटरनेशनल हर लेवल पर। तो जो इतिहास लेखन की, आप मेन रूप से इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास लेखन से जुड़े हुए हैं, इतिहास लेखन की समस्या को आप किस तरह से देखते हैं, खासकर भारत के संदर्भ में? बहुत ही सारगर्भित आपका प्रश्न है, और बल्कि ये जितने भी लोग देख रहे हैं और देखेंगे उनको इतिहास आपने अभी लेखन के बारे में बताया, उसके चुनौती के बारे में बताया, बदलते हुए स्वरूप के बारे में बताया, और आपने अंग्रेजी काल की बात भी की। तो मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से उसके बारे में बताता हूँ और आज के संदर्भ तक आ रहा हूँ, और ये जानना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो एक चीज़ तो आप मान कर चलिए, इतिहास जो है ये स्टैटिक नहीं है, जड़ सब्जेक्ट विषय नहीं है, ये डायनेमिक है, गतिशील है। तो जब गतिशील है तो इतिहास स्रोत वही है, स्रोत आपके जहाँ साहित्यिक स्रोत है वही स्रोत हैं, दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत है वही स्रोत है, और कुछ नए स्रोत सब भी आ गए हैं, मौखिक स्रोत सब भी आ गए हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी सबसे भी मदद ली जाने लगी है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जो मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ये सारी बातें आने लगी है। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट के सामने मैं आता हूँ तो मैं यही कहता हूँ जो बहुत सारे इतिहास को देखने की अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं,
अलग अलग तरह के हमारे पास सिद्धांत है, और मैं ये नहीं कह सकता जो सारे सिद्धांत सही है, लेकिन भाई उनको ये जरूर बताता हूँ जो सभी सिद्धांत में कुछ ना कुछ सच्चाई है। जैसे ऋग्वेद में एक कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ट्रुथ इज वन एंड सेजेस कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। विद्वान उसको अलग अलग नामों से बताते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने कहा, एक कैम्ब्रिज स्कूल था साम्राज्यवादी, क्योंकि उनका काम ही था, जब वो भारत आए तो उनका काम था जो भारत पर किस तरह से शासन करे। और सब दूसरी बात थी, जो उनकी संस्कृति थी उसको कैसे भारतीय संस्कृति से ज़्यादा बढ़िया दिखाएं। वो सारी चीज़ें उन्होंने कह दिया, जो भारत जो है वो तो कभी राष्ट्र भी नहीं था, भारत गांव का समुच्चय है, भारत में परिवर्तन नहीं है, भारत में जाति प्रथा है, भारत में कोई भी चीज़ है वो बहुत रूढ़िवादी है, भारत के शासक जो हैं वो बहुत ही ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की बात की उन्होंने, जो ये निरंकुशवाद है, तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो भारत तो बस ऐसे ही है जो यूरोपीय इतिहास है उसके सामने। तो नेचुरल है उनके जवाब में उस समय जो औपनिवेशिक काल था, राष्ट्रीय जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस है, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो सामने आए और उन्होंने कहा जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत कह रहे हो, भारत का इतिहास तो बहुत प्राचीन इतिहास है और हमारे पास तो वेद पुराण से लेकर के और बड़े बड़े काल रहे हैं, हमारे पास जो ग्रंथ है वो बहुत अच्छे ग्रंथ है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में देख लो, कला के क्षेत्र में देख लो, विज्ञान के क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में भारत ने कुछ ना कुछ उनकी देन ही है। तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा जो भारत राष्ट्र भी था और साथ ही साथ गुप्ता काल जो है स्वर्णयुग काल था, भारत में जो राजनीतिक एकता थी, भारत में आर्थिक विकास था, भारत में सामाजिक जुड़ाव था, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह की बातें की। तो यहाँ भी ठीक है, बहुत सारी बातें उनके अपने समय के क्रिया प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। जैसे कि पश्चिम विद्वानों ने कहा, इतिहासकारों ने, कि भारत को अपने इतिहास की जानकारी ही नहीं है, इनको इतिहास लेखन आता ही नहीं था। वो मुस्लिम के साथ शुरू हुआ, जब वो राजा लोग अपने साथ तवारीख लिखवाने लगे। इसके जवाब में जो भारतीय थे उन्होंने कहा कि हमारा कॉन्सेप्ट अलग है आपसे, हम कल्चर को भी इतिहास मानते हैं। और महाभारत का वो एग्जाम्पल देते हैं जहाँ इतिहास को माना गया है कि वैसे कहानियां जो कि शिक्षा जिसे मिले, ऐसे केवल डेट का जो क्रोनोलॉजिकली वर्णन ही इतिहास नहीं होता है। ये दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या जो डिफरेंस है, और जैसे हम इतिहास मानते थे पुराने समय में, और अब जो हिस्ट्री कहते हैं कि जो एक साक्ष्य एविडेंस बेस्ड डिस्क्रिप्शन होता है हमारे पास्ट का, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस आप मानते हैं? इसमें बबीता जी देखिए, इतिहास को लेकर के हम लोग तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 38 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमेशा हम लोग साइंटिफिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास की खोज में हम लोग तत्पर रहते हैं। और जो बातें आपने अभी कही है, जो जैसे उन लोगों के का कहना था भारतीय इतिहास के बारे में, जो भारत में तो इतिहास ही नहीं है, बल्कि पुराण के बारे में कहते थे जो यही भारतीय इतिहास है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिथक है। बल्कि जो शुरू के उन्होंने वेद के बारे में कह दिया जो ये बाद में लिखी गई, तो इसलिए ये भी ऐतिहासिक नहीं है। उसके अलावा रामायण महाभारत उसी समय वैदिक उत्तर वैदिक काल में, तो इन सब को मिथक, हाँ। तो लेकिन हम लोग उसको एक दूसरे ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि अब पुरातात्विक स्रोत भी है हमारे पास, तो हम लोग एक एक को लेकर के देख रहे हैं, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो। क्योंकि देखिए, कोई भी कहानी जो है अपने आप नहीं आती है, उसके पीछे हमेशा उस काल की बातें होती है, उस काल की ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत जो है वो कहीं ऐतिहासिक होती है, वो अचानक कहीं कोई चीज़ नहीं आती है। तो जब अचानक नहीं है, इतिहास में अगर निरंतरता है, तो आप खुद देख लीजिए, जैसे एक महाभारत को ही देख लीजिए, 8,800 से लेके उसके बाद फिर 20,000 पे, फिर 1,00,000 पर, तो इतनी सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई। लोगों ने कहा ये छेपक है, इंटरपोलेशन से, लेकिन मेरा एक ही चीज़ मानना है, जो चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, हम आज के संदर्भ में उनको पूरी तरह से
मिथक नहीं मानते हैं और मानना भी नहीं चाहिए। अगर आप जैसे हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें करते हैं तो हमें खोजना चाहिए जो क्या इसको हम किस तरह से इसमें कितनी ऐतिहासिकता है उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। केवल ये कह देना जो नहीं नहीं भारतीय इतिहास में मतलब इतिहास लेखन था ही नहीं। आप छोटी सी बात देख लीजिए 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ उस समय की रचनाएं जो है वो सारी ऐतिहासिक रचनाएं हैं। बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई जितनी भी रचनाएं ऐतिहासिक है और साथ ही साथ जैन धर्म से भी जुड़ी हुई है वो उसी काल में लिखी गई जो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप देख लीजिए कौटिल्य का अरसास कहा जाता है जो मैकियावेली से के प्रिंस से भी द प्रिंस उनकी किताब का नाम है तो उससे भी ज़्यादा सारगर्भित है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। और उसके बाद तो गुप्त काल आते आते आपके पास तो संस्कृत में साहित्य ही साहित्य है। और एक चीज़ जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता रहा है इतिहास में जैसे मैंने अभी आपको कहा जो केवल साहित्यिक नहीं पुरातात्विक स्रोत भी तो हम शुरू से ही देख रहे हैं जो इतिहासकार कोशिश कर रहे हैं। जैसे शुरू में आपका आ गया ब्लैक एंड रेड वेयर आ गया, फिर ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी आ गया, फिर पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर आ गया, फिर नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आ गया 6th सेंचुरी BC में। और उसके बाद तो आपके पास जब मॉडर्न पीरियड देखिए तो आपके पास पुरातात्विक अशोक के इतने सारे अभिलेख इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये कहना जो मुस्लिम काल से ये तवारीख और ये सब ये सारी चीज़ें तो पहले भी हो चुकी थी, ये प्राचीन काल में भी हमारे पास यहाँ पर जो कुछ लोग शंका व्यक्त करते हैं कि जैसे कि हमारा उत्तर वैदिक काल होता है वहाँ के लिए जो हमारे पास जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो एक पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है, वो उसके क्रम को स्थापित नहीं कर पाते, कहीं से टूटे हुए हैं माना जाता है कि पूरी तरह स्थापित नहीं हो सका है इतिहास के रूप में, प्राक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं जिसके कारण कि वहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको पुरातात्विक साक्ष्यों से। और यही हम जैसे पाकिस्तान में सोहन घाटी सभ्यता मिली है जहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं वहां से मानव अवशेष नहीं मिल रहे हैं। तो भारत में ऐसी कड़ियां टूटी हुई हैं और इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन चीजों को हम इतिहास मान सकते हैं या मिथ में ही डाल सकते हैं? नहीं ऐसा मिथ तो हम इस यहाँ नहीं डालेंगे, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन जब ऐतिहासिक काल के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास जैसे शुरू का है पैलेलिथिक पीरियड है, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल है। लेकिन पूरा पाषाण काल उसके बारे में हमारे पास जो भी सोर्सेज है वो आपके आर्कियोलॉजिकल है, कोई लिटरेरी नहीं है। फिर उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आया, मध्य पाषाण काल। ये 10,000 BC में ये चीज़ें आ गई जिस समय कुछ चीज़ें डेवलप भी हुई। और मध्य पाषाण काल में तो मेहरगढ़ और ये सब जगह जहाँ कोल्डी हवा यूपी का भी इन सब जगह गेहूं चावल इस तरह की बातें होने लगी। और मध्य पाषाण काल में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू हो गया था आपका। और साथ ही साथ इस समय आप देखोगे जैसे बिहार के चिरांड में फिश हुक्स भी मिलने लगे। तो वो सब भी मतलब कहने का जो पहले बड़े बड़े पत्थर होते थे अब छोटे पत्थर मतलब छोटे छोटे जिससे आप मछली भी अगर आप शिकार करते हो तो मछली टूटेगा नहीं, मतलब आप उसको उस तरह के हाँ छोटे छोटे बनने लगे थे। तो अब ये मध्य पाषाण हो गया। और मध्य पाषाण की एक शानदार विशेषता ये रही, ये 10,000 BC की बात है, उस समय आपका गर्म तापमान की शुरुआत हुई। तो जो तापमान की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई वो अभी भी चल रही है। यानी आज के वही चीज हम 10,000 BC में जो गर्म तापमान जिसमें हम लोग रहते हैं वो चीजें अभी भी वही से। तो आप अगर उत्पत्ति खोजना चाहते हैं आज के तापमान को लेकर के तो मध्य पाषाण काल जाना पड़ेगा। और इसी के कारण उसी के आधार पर देखिए उसके बाद नव पाषाण काल आया। नव पाषाण न्योलिथिक पीरियड जिसको एक तरह से रेवोल्यूशन भी कहा गया क्योंकि वहाँ पर खेती पशुपालन से लेके आपके पास वो जाता उता टाइप चीजें ये सब सारी चीजें वहाँ पर उपकरण सब आने लगे। तो और नव पाषाण के बाद ही चालकोलिथिक पीरियड आया, ठीक है, जहाँ पे कॉपर आ गया आपका ये इसमें मेटल में, और साथ ही साथ लिथिक हो गया, वही स्टोन आ गया।
इसी चालकोलिथिक के समय में पहले सिंधु सभ्यता को किया जाता था। अब क्या किया गया है आपको, प्रोफेसर आर एस शर्मा ने ब्रॉन्जेस, क्योंकि कहा जो भाई यहाँ पे ब्रॉन्ज ज़्यादा मिले हैं उसके बर्तन, तो चालकोलिथिक पीरियड का ही है लेकिन ब्रॉन्ज। और वहाँ से तो ऐतिहासिकता में भले लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है अभी तक सिंधु सभ्यता की, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं अभी भी निकल ही रहे हैं। हाँ, बल्कि 1.5-2 महीने पहले मैं राखीगढ़ ही गया हुआ था, अच्छा। हरियाणा में, और कहा जाता है ये बिगेस्ट साइट है इंडस वैली का, मोहनजोदारो हड़प्पा से भी बड़ा है जो कि पाकिस्तान में है। और सच में 6 मॉन्ड का मैंने भ्रमण किया। सबसे बड़ी बात है जो मान लीजिए 1000% अगर है तो भारत में मात्र 3% की खुदाई हुई है, तो 97% जिस सभ्यता सबके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो इसमें तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। और एक परिवर्तन मैंने किया है किताब में, हमने अब इसका नाम सिंधु, पहले सिंधु सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता, अब हमने उसका नाम कर दिया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अच्छा। सरस्वती जो कि राखीगढ़ी, तो जो सिंधु यानी पाकिस्तान, मोहनजोदारो हड़प्पा, वहां से लेकर यहाँ तक, तो ये व्यापक हो गया है। फिर उसके बाद तो यहाँ तक, अब तो चावल वाली संस्कृति के बंगाल और असम तक मिलने लगे हैं एकदम इसके साइट्स। सर, अभी आपने कुछ देर पहले बात की थी जैन और बौद्ध धर्म की, और वहां से बात सही है कि लिखने की परंपरा शुरू हुई और संस्कृत से इतर लोक भाषा प्राकृत और पाली में भी लिखा जाने लगा। इवन कि ज्यादातर साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य प्राकृत और पाली भाषा में ही है। तो और आपने इस पर काम भी किया, आपकी एक किताब मेरे पास है, भारत बुद्ध। जी जी। इसमें कुछ जो है जैन धर्म पर भी, बौद्ध धर्म पे है और जैन धर्म पर भी है इसमें। जी। हाँ, तो सर वहाँ जो उनकी जो कॉन्सेप्ट था, इतिहास उन्होंने भी लिखा, लेकिन इतिहास की तरह नहीं लिखे, जैसे जातक कथाएं हैं और बहुत सारी है। महाभारत जैन ने भी लिखा है, जैन रामायण भी है, लेकिन थोड़ा सा वो हमसे अलग है, जो उनके दृष्टिकोण को दिखाता है। अहिंसावादी उनका दृष्टिकोण था, और इसीलिए इसको भी इतिहास नहीं मानते हैं लोग। एज ए इतिहास के स्रोत के रूप में आप इनको कितना रिलेवेंट मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अगर एक छोटा सा पहले मैं उदाहरण दे दूं और फिर उसके बाद, जैसे अशोक के बारे में, जी। सम्राट अशोक के बारे में अगर हम बौद्ध ग्रंथों को पढ़े तो उसमें अशोक के 3 रूप को लाया गया है। जैसे काम अशोक, अशोक विलासिता में व्यस्त था। चंड अशोक, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। और उसके बाद धम्म अशोक, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वो धम्म अशोक हो गया। तो ये दिखाने की एक प्रक्रिया है जिसमें वो आदमी कितना गलत था और फिर उसने बौद्ध धर्म अपनाया और वह एकदम धम्म अशोक हो गया। तो ये बातें सही है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, वो उसमें इस तरह की बातें वो इतिहास में हर जगह आपको, बल्कि केवल इन दोनों के बारे में ही नहीं, संस्कृत ग्रंथों में भी होता क्या था। मान लो मैं संगम काल का एक बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बौद्ध और जैन पे आऊँगा। संगम काल में एक जैसे चेर राजा है, चेर यानी केरल हो गया। अब आप कन्याकुमारी से देख लीजिए हिमालय, अब चेर राजा है, उसने कभी केरल से बाहर निकला ही नहीं, अपने साम्राज्य से बाहर निकला नहीं। अगल बगल थोड़ा चेर चोल पांड्य थे तो वहां पे ये अपना कर लेते जो भी करना था उनको। अब उसके दरबारी ने लिख दिया उनको इमय वरम्बन, यानी जिसका साम्राज्य कन्याकुमारी से हिमालय तक है। तो उसके बाद उस शासक क्या करेगा, वो अपने गले से मोती का हार निकालेगा, उसके गले में डालेगा। जो ये चारण परंपरा की शुरुआत लगती तो ये चारण परंपरा इतिहास में आपको बहुत देखने को मिली। हाँ। तो ये सब देखने को, लेकिन उसके बावजूद इतिहास को हम जब देखते हैं, जैन ग्रंथ को देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ को देखते हैं, तो हमें ये जरूर पता चल जाता है उस समय। दूसरी बात है जो कि साइंटिफिक है, आपको महाजनपदों के नाम पता चल जाते हैं, आपको गणराज्यों के नाम पता चल जाते हैं।
आपको द्वितीय जो शहरीकरण हुआ था, प्रथम तो सिंधु सभ्यता में, मतलब सरस्वती सिंधु सभ्यता में कहूँगा, तो अब यहाँ से पता चलता है ये द्वितीय शहरीकरण का काम है, जहाँ पे शहरीकरण की जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको पुरातात्विक स्रोत पे भी मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है, और जो कि बौद्ध ग्रंथों में भी है, जिसके जैन ग्रंथ में उतना नहीं है, क्योंकि दोनों में नेचुरल है, मिडिल पाथ है। जैन तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम था, हाँ, तो बौद्ध ग्रंथों में काफ़ी कुछ मिलता है। वैसे ये चारण परंपरा रही, वो जब हम विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रांता आए, वहाँ यहाँ उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, वहाँ उनका अपना अलग सिस्टम था, वो अपने साथ अपना इतिहासकार लेके आते थे, जो कि उनके जो नियम होते थे, उनके विजय जीत का जो श्रृंखला होती थी, उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके पब्लिक को बताते थे। वहां से शिफ्ट हो गया, इतिहास का जो दृष्टिकोण था ना, राजनीतिक दृष्टिकोण पर शिफ्ट हो गया, और ये परंपरा लगभग आजादी तक बनी रही कि हम इतिहास को राजाओं के नजर से ही देखते रहे। इसमें कुछ पश्चिमी प्रभाव भी माना जाता है कि आम जनता जहाँ की नजर से ओझल रहा है, ये इस पीरियड को लेकर अभी जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट जो हो रहा है, कंट्रोवर्शियल होता है कि हम पब्लिक की नजर से नहीं देखे इस पीरियड को, और केवल राजनीति पर बहुत ज्यादा दिया गया। इस आधार पर यह भी माना गया कि जो इनविजिबल है राजनीतिक रूप से, उनके कुछ इतिहास ही नहीं था, और उस इतिहास में अपने स्थान को क्लेम करने के लिए कुछ लोग अप्रयास कर रहे हैं। तो इस मिडिवल एज में जो हुआ था, उसको आप कैसे शिफ्ट हुआ था इतिहास लेखन, इसके कैसे देखते हैं? ये जो आप इतिहास लेखन मैं जो बात कर रहा था, और उसके बाद एक मार्क्सवादी ग्रुप था, तो मार्क्सवादी ग्रुप में पहली बार वर्ग संघर्ष के बारे में बात आई, और वहाँ थोड़ा बहुत किसानों के बारे में और थोड़ा बहुत आर्थिक दृष्टिकोण देना शुरू कर दिया। वही मार्क्स से प्रभावित थे, माओ से प्रभावित थे, तो ये सब मुख्यतः मार्क्स से प्रभावित थे। तो उन्होंने मार्क्स के बारे में वही वर्ग संघर्ष के बारे में बात की, वर्गों के बारे में बातें की। उसमें निम्न वर्ग आ गए, जहाँ पे श्रमिक वर्ग आ गया, किसान वर्ग, तो वो वहाँ, लेकिन उन्होंने भी, मतलब उनका भी इतिहास जो है वो उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा, उसमें बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका के बारे में बात नहीं की गई। तो उन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया, इस चीज आपके ओझल था, इसको भी इंक्लूड करो। लेकिन इसके बाद आपका ये 1970 सब का दशक है, 1990 सब का दशक है, जब आपको यहाँ पर वैसे तो मार्क्सवाद के अंतर्गत आर एस शर्मा जी आ गए थे, डी कौशाम्बी थे, आर एस शर्मा जी आ गए थे, हम लोग तो उन्हीं के स्टूडेंट हैं, तो और उन्हीं को फॉलो किया, उनके दृष्टिकोण को फॉलो किया। और ये जो आपने अभी मेरी किताब का नाम फ्यूडल सोशल फॉर्मेशन, तो ये शर्मा जी ने ही फ्यूडलिज्म की बात की थी, तो हम लोगों ने फ्यूडल सोशल फॉर्मेशन, मैंने त्रिपुरी यानी जबलपुर में प्रूव किया था इस चीज़ को, जो वहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, जो ये 1970-80 के दशक में, बल्कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक किताब आई, मतलब जो प्रोफेसर थे, सुमित सरकार की किताब आई थी आधुनिक भारत पर। वहाँ पर इतिहास को नीचे से देखने की प्रवृत्ति, क्योंकि हम अगर गांधी जी के किसी भी आंदोलन को उस किताब में देख लें, तो गांधी के चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय हो, अवज्ञा हो, या भारत छोड़ो हो, उसके अंतर्गत हर एक क्षेत्र में कैसे आम लोगों ने की भागीदारी थी, वो पहली बार हम लोग के सामने आया, जिसमें कि दलित, आदिवासी वर्ग का भी किया, सबका। और एक अप्रोच जो आया, मतलब वही हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, सब अल्टर्न स्कूल, सब अल्टर्न आया, वही ज्ञान पांडे और इन लोगों ने। और तब सब अल्टर्न ने यही कहा आपको, जो इतिहास हम अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, सारे मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग तक सीमित है, लेकिन किसी ने बहुत ज़्यादा निम्न मध्य वर्ग और साथ ही साथ जो निम्न वर्ग है उसके बारे में बातें नहीं की। लेकिन अब आपका समय बदल चुका है, बल्कि अब तो ये हालत हो गई है, केवल सबाल्टर्न की बात छोड़ दीजिए, वो तो है ही। अब अभी जो इतिहास लेखन चल रहा है, उसमें आप देखेंगे जो माइक्रो लेवल पे, निम्न स्तर पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी हर एक क्षेत्र में। अब सरकार कोशिश कर रही है जो उन सब के बारे में भी, जैसे अभी गुरु गोविंद सिंह जी,
वीर बाल दिवस हमने भी मनाया। और मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी, 45-50 साल से मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ, और 30-40 साल से मैंने कहा, या 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने भी एक आध, जैसे नागालैंड में रानी गिडलियू थी, बस एक लाइन होता था और कुछ नहीं। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे 9 साल के और 7 साल के, आप सोचिए, मतलब 9 और 7 साल तो हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। जब औरंगजेब के कमांडर ने उनको कहा जो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। 9 साल 7 साल कहीं कोई उम्र होती है? उन दोनों ने इनकार कर दिया और उनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये मतलब अपने आप में इस तरह की बातें हम लोग के सामने से नहीं आ रही है, अब धीरे धीरे आ रही है। लेकिन ऐसी बातें कुछ लोग जो आरोप लगते हैं, अब यहीं पे फिर आ जाता है कि शासक वर्ग हमेशा अपने हिसाब से लिखवाते हैं, इतिहास को रीराइट करते हैं। इतिहास तो नहीं बदलता, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदलता है। वाइट जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़े मुर्दे जिसको कहते हैं वो भी उखड़ रहे हैं। कहा जाता है कि जानबूझ के चीजों को छुपाया गया, या तो सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, समाज में एकता बनाए रखने के लिए, लेकिन हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये आरोप पास्ट की जो सरकार थी स्वतंत्र भारत को, उन पे लगाया जाता रहा है कि ऐसी चीजें आपने हमसे छुपाया, जानबूझ के किया गया किसी को क्रेडिट देने के लिए। और इसके साथ दूसरा खतरा ये भी हो गया कि अब आजकल बौद्ध और हिंदू में पहले नहीं हो रहा था कि आगे आने वाले पीछे वाले से कहते हैं कि तुम बाहर से आए हो, तुम जगह छोड़ो। आर्य, अब बौद्ध कहने लगे कि आर्य भी विदेशी हैं, द्रविड़ कहने लगे कि आप आर्य विदेशी हैं। यहाँ पर क्लैसेस उत्पन्न हो गए। तो इतिहास का ये जो निगेटिव साइड है इतिहास लेखन का, और आज वाला पुरानी सरकार आज वाले पे लगा रहे हैं कि आप इतिहास को अपने हिसाब से रीराइट कर रहे हो। देखिए, जो आप बोल रही हैं, अभी इतने सारे मैंने इतिहासकारों के समूह के बारे में बताया, तो वो बात तो सही है, जो जिस समय जिसका शासन होता है तो विचारधारा भी उसकी होती है। ये शुरू से ही रहा है। जैसे अंग्रेज थे तो अपने ढंग से उन्होंने किया, या जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे तो अपने विचारधारा के अंतर्गत काम किया था उन्होंने। और उसी तरह से जो मार्क्सवादी थे अपने विचारधारा, सबाल्टर्न अभी अपने विचारधारा। नेचुरली वो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो निम्न वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो ये बात आप एकदम, मतलब ये कहना एकदम सही है। जो देखिए, जब जो शासक वर्ग होगा उस समय इतिहास में कुछ चीज़ें परिवर्तित होंगी ही होंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आज के शासन के बारे में बात करूं, तो जैसे छत्रपति शिवाजी जी को हाईलाइट करना या राणा प्रताप को हाईलाइट करना, ये सब थे, हम लोग उनके बारे में जानते थे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना। तो चीज़ें यही है जो आप किसको, जैसे मान लीजिए अम्बेडकर तो हम लोग सभी पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आज के संदर्भ, हाँ, सिंबल बना दिया गया है, जो उस तरह से, मतलब ये कहा गया जो आपको, जहाँ पर आपके इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है, आप उस ढंग से इतिहास को का उपयोग करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, अदरवाइज इतिहास तो एक ही है। लेकिन इसका खतरा जो हो रहा है कि ऐसा लगता है कि इतिहास जो जिसका मरा हुआ पास्ट मान सकते हैं, वो वर्तमान को प्रदूषित करके बीमार कर रहा है। क्योंकि कभी औरंगजेब के नाम पर, कभी शिवाजी के नाम पर, कभी द्रविड़ आर्य के नाम पर हो रहा है। ये इतिहास के साइड इफेक्ट हैं। और तो इसको आप कैसे हार्मोनाइज किया जाए? मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते, जो देखिए इतिहास में जो परिवर्तन हो रहा है स्कूल के लेवल पे, फिर उसके बाद इवन की यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कुछ को हटा दिया गया, रजिया सुल्तान को हटाया गया, ऐसे कंट्रोवर्सी, तो वहाँ तक भी चलो आप ठीक हैं, मतलब चलिए हो रहा है वो चीज़ें। लेकिन जो व्हाट्सएप पे इतिहास आ रहा है, हाँ, वो सब चीज़ को, मतलब डर यहाँ से नहीं है आपको। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ है जो ठीक है। उसमें एक आध जगह मैं भी उस चीज़ को ये कहता हूँ, जैसे मान लीजिए प्राचीन काल को आप महत्व दे रहे हो, ठीक है, प्राचीन काल को तो महत्व देना ही है हमें। लेकिन दूसरी तरफ मध्यकाल है। मध्यकाल मैं आपको बता दूं बबीता जी, जो पहले जब हम लोग पढ़ते थे और पढ़ाते थे, बहुत ज़्यादा युद्धों के बारे में बात करते थे। ये जो चाहे इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, बाबर, युद्धों का काल, मध्यकाल युद्धों का काल।
कोई फायदा नहीं है। वहीं पे तब रटने की प्रवृत्ति आती थी, जो ये कब हुआ, युद्ध कब क्या हुआ, डेट इसका बेटा ये इसका बेटा बस यही। तो हम लोग अब उस चीज से बाहर, और उसको मैं वेलकम भी करता हूँ, जहाँ पर हम इतिहास जो है हम देखें उन उस काल में, मध्यकालीन काल में आपका प्रशासनिक इतिहास क्या था, प्रशासनिक विकास, उनका कला संस्कृति में क्या विकास था, धार्मिक क्या विकास था। अब जैसे अकबर के बारे में सहिष्णुता वाली बात, इबादत खाना, इस तरह की चीजें, तो वो सब क्या था। तो हर क्षेत्र में उसी समय आपका भक्ति सूफी आंदोलन आया। हर क्षेत्र में आप देखिए बहुत तरह के विकास थे। तो वो देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मैं आईएएस बनने वाला हूँ, आईएएस बन जाता हूँ, प्रशासन मुझे चलाना है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, जो अपने पीछे स्वतंत्रता से बाद क्या प्रशासन है, उसके पहले क्या, और फिर मैं इतिहास में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग में है जो शेरशाह की प्रशासनिक प्रणाली बहुत अच्छी थी, अकबर का भी प्रशासन बहुत अच्छा था, तो फिर मेरे मन में होता है जो हाँ उनके बारे में जानना चाहिए। तो मध्यकाल को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि मध्यकाल में जो पॉजिटिव चीजें हुई, जो सांस्कृतिक विकास हुआ, प्रशासनिक विकास हुआ, कला के क्षेत्र में विकास हुआ, साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, वो तो हमारी धरोहर है, वो हम सबों की धरोहर है। ताजमहल हमारी धरोहर है। सही बात, ठीक है ना, कहीं भी हम जाते हैं। यहाँ पर होता है कि जैसे कि जो प्रॉब्लम भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है कि जब यूरोप को लगा कि हमारा रोम का खोज हुआ, ग्रीक सभ्यता की खोज हुई, तो उनमें अंदर एक गौरव की भावना आई और पुनर्जागरण में सहयोग मिला। इससे हमारे अंदर भी जब उसमें स्वतंत्रता के समय यही माना गया कि हम अपने भारत के पुरानी संस्कृति को पुनर्जागरण ही कहा गया कि सम्मान दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वही समाज अति की तरफ जाके लग रहा है कि समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। तो ये यूरोप का प्रभाव और अभी भारत पर जो प्रभाव पड़ा, आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये दोनों का दो तरफ से प्रभाव जा रहा है? ये जोड़ने के बदला तोड़ना क्यों है? ये पहले सवर्ण पिछड़ा धर्म के बाद सवर्ण के आधार पर हो गया, फिर उत्तर दक्षिण के आधार पर हो गया। इस टाइप के यहाँ पर मानसिकता क्यों हो रही है? एक जहाँ से आपने संदर्भ की शुरुआत की, मैं वहीं से मैं भी आऊँगा, क्योंकि आपने पुनर्जागरण की बात की, और नेचुरल है, वह तर्क पर, लॉजिक पर आधारित था, और ज्ञान पर, विज्ञान पर, और सबसे बड़ी बात है मानवतावाद पर आधारित, ह्यूमनिज्म जिसको हम कहते हैं, यानी अध्ययन के केंद्र में मानव, और जो बहुत ही युगांतकारी चीज़ थी, जो रेनेसां पुनर्जागरण। और उसी समय जो आपने यूनानी सभ्यता या रोमन सभ्यता की बात की, उन सब का पुनरुत्थान, फिर से उनके साहित्य का अध्ययन शुरू हो गया था, और उससे काफ़ी फायदा भी हुआ। और उसका प्रभाव आपको हमारे, जो आपने कहा 19वीं सेंचुरी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसमें ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, या आर्य समाज दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद। मैं आपको बता दूं, मैं शिकागो गया हुआ था, तो अमेरिका के शिकागो में मुझे सबसे पहले कहाँ जाना था, यानी 1793 में शिकागो में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हुआ था, और जहाँ पे विवेकानंद जी ने भारत को एकदम भारतीयता को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था, सबसे पहले मैं वही दर्शन करने के लिए गया था, और मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा था। तो वो चीज़ें जो है ना, मतलब ये जो आप बात कर रही हैं, तो ये सब हमें आंदोलित करते हैं, हमें जोड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव वाइब्स हैं जो ये अच्छी चीज़ें थी। लेकिन यही जब अच्छी चीज़ें अगर अलग अलग इंटरेस्ट को सर्व करने लगे, तो यही गलत चीजें हो जाती है। अगर मान लीजिए अब ब्रह्मो समाज है, या आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सबके उद्देश्य जो है, बहुत सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन अगर हम उनके एकाध उद्देश्य अलग हैं और उसी उद्देश्य पर हम उनको आपस में लड़वा दें, तो बहुत मुश्किल होगा। और वो लड़वाने की बात है, जैसे मैं अभी आप 2 जगह, एक शनि शिंगणापुर गया था, जहाँ पे औरतों का प्रवेश निश्चित था। मैं फॉर्चुनेट हूँ, जो मैं गया तो मेरी वाइफ ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट थी जो कि वहाँ प्रवेश कर गई,
मतलब शनि शिंगणापुर में। अभी हम सबरीमाला गए तो वहाँ पर नहीं, सबरीमाला में जब आप वयोवृद्ध हो जाओगे तभी आप जा सकते हो, यंग हो और औरत है तो नहीं जा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ना, मतलब ये सब चीज़ें बनाई हुई है, इन चीज़ों में एक तरह से मतलब विभेद करने की बातें हैं। तो थोड़ा सा तो इसमें ये सही है कि बनाई हुई है, लेकिन अगर सिमिलर कंडीशन है साउथ इंडिया में बहुत सारे, खासकर कन्याकुमारी के कई मंदिर में जो पुरुष हैं उनका ऊपर के कपड़े पहन के जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके लिए विरोध नहीं होता है। और लेकिन अगर किसी को कहीं महिलाओं के लिए विरोध है तो वहां पर हम ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये हम या तो हाईलाइट करने के लिए पब्लिसिटी का स्टंट हो सकता है, या सच में कल्चर की चिंता होती है? इसमें दोनों तरह की बातें। देखिए ऐसा है, जहाँ पे बहुत जगह पुरुष को, आप ठीक बोले, पद्मनाभ स्वामी है त्रिवेंद्रम में, और भी के साथ दक्षिण भारत के तो बहुत सारे हैं। मैं भी बहुत जगह गया हुआ हूँ, ऊपर का वस्त्र हमें हटाना पड़ा और धोती और इस तरह वो करके गया हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से उसके बिना भी काम चल सकता है, ये मेरी अपनी प्रतिक्रिया थी। जो बंदिश क्यों मानना इस तरह से? दोनों पर बंदिश है, लेकिन एक पर हमारा ध्यान ज्यादा हाँ, तो इस पे अब किसी का नहीं जाता है इस पे, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक है। तो पितृसत्तात्मक है, जो वहां पर जा रहे हैं, जो पुरुष जा रहे हैं, वो ये मान के जा रहे हैं हाँ ये है, हमें इसी से मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जो भी चीज मिलना है। अच्छा, अब औरतों के साथ क्या है, वो पुरुष के अधीन है, तो वो इस चीज को ग्लोरीफाई करती है। उनको लगता है हाँ ऐसे जाएंगे तो हमारे परिवार का भला होगा, तो वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन दूसरे तरफ क्या है, अब आप देखिए, इसी में भी मैं एक बहुत ये बात कह रहा हूँ, जो हम यहाँ पे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं, ठीक है ना, हमेशा स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, जब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ ही बहुत सारे लेडी टीचर भी हैं, तो फिर भी वो सब बहुत ठीक है। और नए जनरेशन में तो लड़के लड़कियां शादी के बाद दोनों को काम करना पड़ता है, नहीं तो कॉर्पोरेट लाइफ चल ही नहीं पाएगा। हाँ, दोनों को नौकरी करनी है तो नहीं चल पाएगा, वो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं जस्ट अभी गाँव गया था, वहाँ पर अगर पुरुष किचन में पहुंच जाए तो हो गया, सोशल स्टिग्मा हो गया। हाँ हो गया। और दूसरी बात, आपका पति कितना भी खराब क्यों नहीं हो, पति परमेश्वर तो ये सब चीजें, बहुत सारी मानसिकताएं हैं जो कि अभी बदलनी है, और उसमें टाइम लगेगा। मतलब मैं तो ये कहूँगा, जो ये बदलाव चल रहा है, लेकिन ये पितृसत्तात्मक जो है, हम लोग कहते हैं ना बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। क्या, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 1980 में समाज शास्त्र पढ़ रहा था, एम.एन. श्रीनिवास की किताब कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो उसको पढ़ के लगा अब जाति जाने वाली है। अचानक अब मैं ये देख रहा हूँ, ये 1980 की बात है, 2025 की बात है, मैं देख रहा हूँ हर जगह हाँ कास्ट का सर्वे करो। ये प्रोफेसर रजनी कोठारी ने एक कोटेशन दिया था कि उन्होंने कास्ट पर काफी किताबें लिखी है, मैंने पढ़ी हुई। सामाजिक रूप से कास्ट कमजोर हो रहा है, राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, लेकिन अब आप देखिए, जो अगर राजनीतिक रूप से स्ट्रांग होगा तो सामाजिक रूप से भी हो रहा है। हाँ, जो चीजें टूटनी चाहिए थी बंदी से, वहां पर तो पावर का एक सोर्स बन गया है ना, जाति एकदम। हाँ, जबरदस्त सोर्स बना हुआ है। हाँ, तो ऐसे में जाति कमजोर होने के बाद मजबूत ही होगी, एकदम मजबूत हो गया। और पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे हम लोग आए थे, उस समय कोई जाति की बात नहीं थी, अब जाति की बात होने लगी हर जगह। तो ये कोई बात, इतिहास लेखन की हम लोग आज बात कर रहे थे, तो हम लोग अब लास्ट पड़ाव की तरफ हैं। तो मैं आपसे इतिहास लेखन के लिए आपने एक तो जो प्रॉब्लम है, चुनौतियां मैं कहूंगी, जो चैलेंजेस हैं, इस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी कि आपका क्या दृष्टिकोण है। एक तो आपने बताया कि सबसे खतरा जो इतिहास को, वो सरकार की नीति से ज्यादा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, सोशल मीडिया पे जो इतिहास फैलाए जा रहे हैं उससे है। और क्या आपको लगता है कि इतिहास को सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है इतिहास के लिए, इतिहास लेखन के लिए, और जो समाज के लिए थोड़ा सोचते हैं उनको किस टाइप से विवेक रहना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अगर हम इतिहास के समक्ष चुनौतियां है, तो चुनौतियां भी ऐतिहासिक ही है। इतिहास के समक्ष जो चुनौतियां वो ऐतिहासिक ही है, क्योंकि देखिए एक बड़ा अच्छी परिभाषा मुझे E.H. कार्क की एक किताब थी, व्हाट इज हिस्ट्री।
जो हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये एक अनवरत प्रक्रिया है इतिहासकार और उसके साक्ष्यों के बीच, और दूसरा है भूत और वर्तमान के बीच भी निरंतरता है इसमें। तो जब हम इस चीज को जैसे ही जानते हैं, इस साइंटिफिक डेफिनेशन को जानते हैं, तो एक इतिहासकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है जो वो साक्ष्यों का जो भी उसके सामने सोर्स है साइंटिफिक ढंग से उसकी व्याख्या करे, और उसके दिमाग में कोई छोटे इंटरेस्ट की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग विशेष की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट फॉर द क्लासेस, हिस्ट्री इज मेंट फॉर द मासेस। तो जिससे मास का फायदा हो, जिससे आम लोगों का फायदा हो, जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो। और मैं तो इसमें एक चीज बता दूं, आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, बहुत सारा वैल्यू एडिशन कोर्सेस शुरू किया हुआ है जो वैल्यू में गिरावट आ रही है। और ये अजीब तरह, मतलब ये संकट का समय में देख रहा हूँ। जो संस्कार हम लोग बात करते थे वो तो स्वतः बचपन से ही संस्कार, ठीक है ना, संस्कारी परिवार, संस्कारी बच्चे, और ये अचानक ये हो गए जो परिवार भी अब संस्कार विहीन, बच्चे संस्कार विहीन, और यूनिवर्सिटी अब पढ़ा रही है उनको ये वैल्यू एडिशन कोर्स। आप में वैल्यू की कमी हो गई है, आप ये वैल्यू, आप में ये वैल्यू डालना है, ये आपके पास 50 वैल्यू वाले कोर्स हैं, आप देख लो आपको कौन सा वैल्यू बताना है। तो इस तरह की एक बात चल रही, तो वो एक चुनौती है। तो चुनौती तो मैं यही कहूँगा, जो चुनौती सबसे बड़ी वही चुनौती है जो इतिहास को हम इतिहास तक ही सीमित रखे, इतिहास को हम तूल नहीं बनाए, तिल का तार हम नहीं बनाए इतिहास का, ये ध्यान में हमें रखना है। एक सीमा को नहीं लांघना चाहिए। कल इंडियन नॉलेज सिस्टम पर यहाँ पे बात हो रही थी, तो एक यहाँ 3 रिसोर्स पर्सन आए थे। तो एक ज्योग्राफी के रिटायर्ड प्रोफेसर जेएनयू के, वो बैठे थे। तो उनको किसी ने कहा जो सर भाषा पे काम करना पड़ेगा। बोला देखो यार, मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो अब रिटायर भी कर गया हूँ, मेरा काम है ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी पे मास्टरी करूंगा, मैं केवल उसी पर बोलूंगा। उसके बाहर अगर मैं बोलता हूँ तो इसका अर्थ है जो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, पूरे समाज को धोखा दे रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी बात है जो आज इतिहास के बारे में बहुत सारे लोग जो ज्ञान देते हैं वो इतिहास के नहीं है। सही बात। हाँ, इतिहास पढ़ी नहीं है, लेकिन इतिहास के बारे में वो बहुत अच्छी बड़ी बातें बोल देते हैं। वो आपको बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं जो हमें दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें जो हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, जो देखो हमारे पास स्रोत है, और स्रोत के साथ ही मैं एक चीज़ बता दूँ, इतिहास को देखने के 2 माध्यम है। एक राके जो जर्मन हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे, उन्होंने इतिहास के बारे में कहा था, हिस्ट्री इज नथिंग बट फैक्ट्स एंड ओनली फैक्ट्स। इतिहास तथ्य है, यानी वो 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट, जिससे जो चीज पकड़ा बस वही सत्य है। एलिफेंट सत्य नहीं उसके लिए। उसी तरह दूसरी तरफ फिर आपका जैसे राके स्कूल आ गया, उसी तरह एनाल्स स्कूल आया यूरोप का, लेफेब्रे और ये सब थे। ये लोग ब्रॉदेल का मेडिटेरियन किताब भी, उन्होंने कहा इतिहास जो है वो तथ्य है और तथ्य की व्याख्या है। तो बस इस व्याख्या के अंतर्गत ही हम अलग अलग ढंग से इतिहास को लिखते हैं। सर, यहाँ पर आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो ये मिला था, बैल मिला था, उसे घोड़ा बन के प्रेजेंट किया गया था सोशल मीडिया पर, इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू। कुछ दिन पहले लंका में कुंभकर्ण के तलवार मिलने की बात हुई थी, हालांकि बाद में वो लंका गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया था। लेकिन ये एक नया खतरा आ गया है कि पता नहीं कहाँ से लोग एआई जनरेटेड चीज को मॉडिफाई भी कर देते हैं। बैल को घोड़ा बना देना, इस टाइप से हाथी बना देना, ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन ये एक नई चुनौती आ गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि यहाँ फैक्ट में भी छेड़छाड़ हो रहा है, तो व्याख्या तो अलग होगी ही होगी। इसलिए जब हम रिसर्च कर रहे हैं आजकल यहाँ पे
दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी 7th-8th सेमेस्टर आ गया है, यानी एमए प्रीवियस आ गया है। तो वहाँ हम लोग जब बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी बच्चा रिसर्च कर रहा है तो उसमें एक कंडीशन रहता है, नथिंग टू डू विथ एआई। हमने एआई से कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि जो आप खतरा आप बोले चैट जीपीटी एआई। आज आप चैट जीपीटी में जब हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, कीवर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, उसके पीछे नीचे कीवर्ड्स, उसमें 10 वर्ड देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिंधु सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो आपने कहा शहरीकरण पे सर एक आंसर लिखना है, तो उसका कीवर्ड्स मैंने चैट जीपीटी पे वर्ड्स टाइप कर दिए, उसमें मैंने दे दिया एग्रीकल्चर, मैंने दिया इंडस्ट्री, मैंने दे दिया अर्बन सेंटर, मैंने दे दिया क्वाइंस, फिर मैंने दे दिया डिफरेंट क्लासेस, फिर मैंने दे दिया ट्रेड। इस तरह से 10 पॉइंट डाल दिए, 5 पेज का शानदार आंसर आपके सामने। खुद आपको लालच आ जाएगा, वाह क्या बढ़िया लिख दिया है एआई ने, क्योंकि आपने उसको कीवर्ड्स दे दिए। आप उसमें 50 कीवर्ड डाल दीजिए, वो 50 कीवर्ड को मिला जुला करके आपके सामने चीजें ला देगा। ये खतरा है, और ये खतरा केवल इतिहास के लिए नहीं है, ये सबके लिए, ये परिवार के लिए खतरा है, ये हर एक नौकरी के लिए खतरा है एआई जो है। और कल की परसों मैं एक आईएएस का इंटरव्यू ले रहा था, मैंने एक बड़ा सुलझा सा बच्चा मुझे नज़र आया, वो आईआईटी मुंबई का था। मैंने कहा भाई एआई का क्या होगा, क्योंकि लोग कहते हैं एआई जो है ये मानव को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन मेरा मानना है, मैंने कहा मेरा मानना है जो मानव को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मानव अल्टीमेटली एआई को कंट्रोल करेगा। उसने कहा सर आप ठीक बोल रहे हो, अगले 4-5 साल एआई मानव को कंट्रोल करेगा, 5 साल के बाद मानव कंट्रोल करने रहेगा, तो मानव को कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता। और ये इतिहास से हम शिक्षा लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात। जो इतिहास एक ऐसी चीज है जिससे हमें चीजें मिलती है, सीख मिलती है, और उसको हम आगे उसी ढंग से, तो इतिहास में निरंतरता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि इतिहास की किस सीख को हम कैसे लें। एकदम सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आपने इतिहास पे इतनी अच्छी इंसाइट हमें दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेबिता जी।